हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने साउंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेके आ रहा हूँ। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि वेव्स क्या होता है, वेव्स मोशन क्या होता है। और मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, वेव्स मोशन के अंदर जब कोई हमेशा ट्रांसफर मास का ट्रांसफर नहीं होके एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जब किसी मीडियम के अंदर किसी तरह का एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है तो मीडियम के पार्टिकल्स एनर्जी का ट्रांसफर करने लग जाते हैं। एनर्जी का ट्रांसफर होता है और मास का ट्रांसफर नहीं होता। उसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी समझा दिए थे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि वेव कितने टाइप्स की होती हैं। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि वेव्स को हमने क्लासिफाइड किया था 2 टाइप्स में। पहला था मैकेनिकल वेव्स और दूसरा था नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में मैंने आपको ये समझाया था कि इस तरह की वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब अगर इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी। उसके बाद इसका एग्जांपल मैंने आपको कराया था साउंड वेव्स। साउंड वेव्स के केस में मैंने आपको बताया था जो साउंड वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स का ही एग्जांपल है, क्योंकि साउंड वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है इसलिए वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था मून का लेकर। मैंने कहा था मून के अराउंड किसी भी तरह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण हम वहां क्या मानते हैं कि वहां पर क्या है, मीडियम है, वैक्यूम। वैक्यूम होने के कारण वहां से जो भी साउंड प्रोपोगेट होता है वो हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाता। इस कारण मून पर किसी भी तरह का अगर हमें एक्सप्लोजन हो रहा है तो हमें अर्थ तक सुनाई नहीं देगा। देन उसके बाद मैंने आपको पढ़ा दिया था टाइप्स ऑफ वेव्स के अंदर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था उसके क्लासिफिकेशन। सेकंड, वेव्स को क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड सेकंड इज ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि पार्टिकल का वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है। इसका मतलब वेव जिस डायरेक्शन में मूव करेगी तो पार्टिकल का डायरेक्शन भी उसके अलोंग ही होने वाला है। और वाइब्रेशन आपको पता है किसी भी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो। सेकंड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सेकंड हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर मैंने आपको यह बता दिया था कि पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है। सपोज करिए अगर कोई वेव सामने की इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे वो परपेंडिकुलर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन से, जिसके कारण वेव्स का जो होगा अप डाउन वो कुछ इस तरह से होगा, यानी क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म में वो वेव हमें प्रोपोगेट होती नजर आएगी। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेव टर्मिनोलॉजी। वेव टर्मिनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेव का, क्योंकि चैप्टर का नाम है साउंड और साउंड समझने से पहले हमें सबसे पहले उसके वेव्स के बारे में समझना था कि वेव्स होता क्या है। देन उस वेव को समझने के लिए हमें उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है। तो फर्स्ट से पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखिए एम्पलीट्यूड, जब भी कोई वेव प्रोपोगेट होती है, इसी डायग्राम से मैं आपको सारी टर्म समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए ये कोई वेव प्रोपोगेट हो रही है, वेव का प्रोपोगेशन कुछ इस तरह से है सपोज करो। तो वेव का प्रोपोगेशन इस तरह से, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव किधर है, इस डायरेक्शन में। वेव किस तरफ प्रोपोगेट हो रही है, अलोंग द डायरेक्शन, इस एरो की डायरेक्शन के अलोंग। अब हुआ क्या, बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करता है, जब भी कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करता है तो मीन पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ मैक्सिमम, वो लेंथ कहलाती है एम्पलीट्यूड। अब जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल वाइब्रेट हुआ है तो ये पार्टिकल क्या करेगा, पहले इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेगा अपनी मीन पोजीशन से। जब वो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपनी मीन पोजीशन से उसने ट्रेवल किया है, इसका मतलब ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। इसका मतलब ये भी एम्पलीट्यूड है और ये भी एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अपना मीन पोजीशन से वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। अब बात है जो एम्पलीट्यूड होता है ये किसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल की मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसी तरह एम्पलीट्यूड की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होगी, मीटर। यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का अपनी मीन पोजीशन से वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड। हालांकि हम इस एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से और कुछ लोग इसको कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, लेकिन दोनों में कोई सा भी यूज कर सकते हो आप, ए या फिर कैपिटल है। लेकिन इसकी जो यूनिट होती है वो एक लेंथ के अकॉर्डिंग होती है, मतलब क्योंकि ये एक डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है तो एम्पलीट्यूड की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। याद रखना, एक बार फिर रिपीट करता हूं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का अपनी मीन पोजीशन से। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये पार्टिकल है, ये वाइब्रेट करना चाहता है तो ये वाइब्रेट की मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम कितना गया,
वापस मीन पर आया, फिर मैक्सिमम गया, फिर ये वापस मीन पे आया। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है, इस तरह से ये वाइब्रेट हो रहा है। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो ये लेंथ कहलाती है एम्पलीट्यूड। यहां तक समझ में आ चुका होगा। सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट इज वेवलेंथ। नेक्स्ट इज वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है, देखिए नाम से पता पड़ रहा है, वेवलेंथ यानी वेव की लेंथ, वेव की लेंथ। अब वेव की लेंथ को समझने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर मैं वापस एक वेव फॉर्म बना रहा हूं, ये कुछ इस तरह से, ये एक वेव फॉर्म है, क्योंकि वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब सबसे पहले वेवलेंथ क्या है, द कंप्लीट लेंथ ऑफ अ वेव, द कंप्लीट लेंथ ऑफ अ वेव। कंप्लीट लेंथ ऑफ अ वेव मतलब मान लीजिए कोई भी पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, अब वो अपनी पोजीशन पर क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। इसका मतलब जब वो वाइब्रेट कर रहा होगा, लेकिन वेव का प्रोपोगेशन तो आगे की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब जब वो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग उस वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया एक कंप्लीट वाइब्रेशन में, उस लेंथ को बोला जाता है वेवलेंथ। उस लेंथ को क्या बोला जाएगा, वेवलेंथ। एक बार फिर रिपीट करता हूं, वेवलेंथ क्या होता है, किसी भी वेव की लेंथ। और कोई भी वेव जब प्रोपोगेट होती है, कोई भी वेव जो प्रोपोगेट होती है, तो पार्टिकल एक कंप्लीट वाइब्रेशन जब करता है, जब कोई पार्टिकल एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता है, तो एक्स एक्स के अलोंग उसकी जो वेव की लेंथ होती है वो कहलाती है वेवलेंथ। तो जैसे मान लीजिए पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, जब पार्टिकल ऐसे गया, फिर वो पार्टिकल मीन पे आया होगा, फिर वो कुछ इस तरह से वापस ऊपर नीचे हुआ होगा, तो एक्स एक्स के अलोंग मतलब डायरेक्शन के अलोंग वेव ने जो लेंथ ट्रेवल करी है उस लेंथ को कहा जाता है वेवलेंथ। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, तो इसका कंप्लीट वाइब्रेशन किधर होगा, पार्टिकल पहले उस ऊपर गया होगा, फिर उसे नीचे आया होगा, तो कंप्लीट वाइब्रेशन उसका यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो जब इस कंप्लीट वाइब्रेशन की इस वेव की लेंथ को कहा जाता है वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसको डिनोट किससे करेंगे, लैम्डा से। जिस तरह से हमने एम्पलीट्यूड को ए से और कैपिटल ए से डिनोट किया है, उसी तरह हम वेवलेंथ को डिनोट करेंगे लैम्डा से। ये उल्टा कुछ वाई बना देते हैं, सिंबल थोड़ा अजीब है, वेवलेंथ लैम्डा से, ठीक है। क्योंकि ये भी एक तरह की क्या है, वेव की लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो वेवलेंथ की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। वेवलेंथ की यूनिट भी क्या होगी, मीटर, ठीक है। इसके अंदर इसकी एक दो डेफिनेशन और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस वेव को एक कंप्लीट इस तरह से एक वेव बना दी है। अब यहाँ पे हुआ क्या, देखिए यहाँ पर दो बार पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है। कैसे पता पड़ा, पहले पार्टिकल ऐसे ऊपर गया होगा, फिर वो मीन पे आया होगा, फिर वापस नीचे मैक्सिमम गया होगा, फिर वो मीन पे आया होगा, फिर वो वापस मैक्सिमम गया होगा, फिर वो मीन पर आया है, फिर वापस वो मैक्सिमम गया है, फिर वापस मीन पे आया। मतलब पार्टिकल यहाँ पे देखा जाए तो दो बार वाइब्रेट हो रहा है अपनी मीन पोजिशन पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो ऊपर वाली पॉइंट होता है, ये वाला, इस पॉइंट को बोला जाता है क्रिस्ट। ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, क्रिस्ट। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको कहता है ट्रफ, इसको कहा जाता है ट्रफ। तो अगर मैं वेवलेंथ की डेफिनेशन को दोबारा से समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पर क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ये वेव फॉर्म बन रही है। इसका मतलब ये जो डायग्राम है, ये किस तरह की वेव्स का डायग्राम है, ये ट्रांसफर्स वेव का डायग्राम है। किसका है, ट्रांसफर्स वेव का। मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका था कि ट्रांसफर्स वेव्स के अंदर वेव का प्रोपोगेशन क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होता है, क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म में वेव प्रोपोगेट हो रही है। इसका मतलब ये जो डायग्राम मैंने बोर्ड पर बनाया है ये ट्रांसफर्स वेव का है, जिसका ये अपर पार्ट क्रिस्ट कहलाता है और ये जो लोअर पार्ट है मीन पोजीशन के नीचे ये ट्रफ कहलाता है। इसकी डेफिनेशन अगर मैं दोबारा आपको एक बार फिर समझाता हूँ। दूसरी डेफिनेशन, एक कंप्लीट साइकिल में जो वेव लेंथ कंप्लीट करती है वो वेवलेंथ कहलाती है। सेकेंड डेफिनेशन ये है कि दो सक्सेसिव क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस भी क्या कहलाती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट, वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पर है, इसका कंप्लीट वाइब्रेशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। कोई पार्टिकल मान लीजिए इस पोजीशन पर है, इसने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, तो इसका कंप्लीट वाइब्रेशन कहाँ होगा, इस पॉइंट पर होगा। तो ये दो सक्सेसिव क्रिस्ट कहलाएंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस की लेंथ भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। तो ये डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। सिमिलर क्रिस्ट की बात हो रही है तो ऐसे कुछ ट्रफ की बात भी हो सकती है। दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। सपोज करो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रहा है, उसका कंप्लीट वाइब्रेशन इस पॉइंट पर हो रहा है। यहाँ पर अगर वाइब्रेशन स्टार्ट होगा पार्टिकल का तो कंप्लीट वाइब्रेशन कहाँ दिखेगा, मैं यहाँ पर। तो यानी ये जो लेंथ है दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी क्या कहलाती है, वेवलेंथ।
तो यहाँ पर मैंने आपको 2-3 डेफिनेशन समझा दी है और आपको मैंने यहाँ पे जो वेव फॉर्म बनाई है वो ट्रांसवर्स वेव की बनाई है। सिमिलर ऐसा ही लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी हम समझा सकते हैं। जिस तरह से हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा बताया है, उसी या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हमने लैम्डा डिफाइन किया है, तो इसी तरह 2 कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस भी क्या कहलाती है, वेवलेंथ। वो डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। लेकिन कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का केस हम किस फॉर्म वेव में पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। ये हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव की टर्म में, क्रिस्ट और ट्रफ। लेकिन कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हम किस में पढ़ते हैं, उस फॉर्म को हम किस में पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। तो सिमिलर कहानी बिल्कुल वैसी है, जिस तरह से 2 क्रिस्ट के बीच के डिस्टेंस लैम्डा, 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस लैम्डा, तो इसी तरह 2 कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन या 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर वेवलेंथ है, वेव की लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है। इसी तरह वेवलेंथ की यूनिट हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, मीटर। तो ये वेवलेंथ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ शॉर्ट में नोट में समझाता हूँ, न्यूमेरिकल के टाइम काफ़ी काम आएगी आपके। जैसे कि मैंने आपसे कहा 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस क्या थी, वेवलेंथ लैम्डा। ये क्रिस्ट है, ये क्रिस्ट है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ लैम्डा। इसी तरह 2 ट्रफ ले लीजिए, मान लीजिए मेरे पास 2 ट्रफ हैं कॉन्जिक्यूटिव, एक ट्रफ ये है और एक ट्रफ ये है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ लैम्डा। ये भी ट्रफ, ये पॉइंट भी ट्रफ, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है, ध्यान रखिएगा, कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, 2 बैक टू बैक ट्रफ हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ लैम्डा। लेकिन बात अगर सर ऐसी आ जाए कि एक क्रिस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एक क्रिस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो क्रिस्ट हमारा ये है, ट्रफ हमारा ये है, तो ये लेंथ कितनी कहलाएगी हमारी, λ/2। ये लेंथ कितनी कहलाएगी हमारी, λ/2। इसका मतलब क्रिस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2। 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट और कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, λ/2। यानी एक क्रिस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, λ/2। इसी तरह 2 क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है तो लैम्डा, 2 ट्रफ के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है तो लैम्डा। ये तो बात करते हैं हम किसके अंदर, ट्रांसवर्स वेव के अंदर। ये कंडीशन तो किसके अंदर है, ट्रांसवर्स वेव के अंदर। लेकिन बात अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हो रही हो, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर वेव का जो प्रोपोगेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में होता है। इसी तरह 2 कंप्रेशन के बीच के डिस्टेंस को भी, 2 कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस को भी हम लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं, और 2 रेयरफैक्शन के बीच की डिस्टेंस को भी हम लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं। ये भी रेयरफैक्शन और ये भी रेयरफैक्शन, इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, वेवलेंथ लैम्डा। याद रखिएगा 2 कॉन्जिक्यूटिव की बात हो रही है, या 2 सक्सेसिव कंप्रेशन, 2 सक्सेसिव रेयरफैक्शन की बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, वेवलेंथ लैम्डा। इसी तरह अगर बात करें एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन की, तो जिस तरह से क्रिस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस λ/2 है, उसी तरह एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच की डिस्टेंस λ/2 होगी। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की बीच की डिस्टेंस λ/2 होगी। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ में आपको नाम से पता पड़ रहा है, आपको वेव की लेंथ के बारे में समझाना है, और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, क्योंकि ये वेव की लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो सिमिलर वेवलेंथ की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। यहाँ पर जो मैंने वेव फॉर्म बनाई है वो एक ट्रांसवर्स वेव की वेव फॉर्म बनाई है। ट्रांसवर्स वेव की वेव फॉर्म हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वेव्स प्रोपोगेट हो रही है वो क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म में हो रही है। किस फॉर्म में हो रही है, क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म में हो रही है। क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म में प्रोपोगेट होने का मतलब ये है कि पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा। वेव का प्रोपोगेशन कुछ इस तरह से हो रहा है, लेकिन इसका वाइब्रेशन ऐसे 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 ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस तरह की वेव्स को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। इस ट्रांसवर्स वेव को इसके अंदर हम पढ़ेंगे, अब वेवलेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वेवलेंथ एक कंप्लीट साइकिल कवर करते टाइम वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, एक कंप्लीट साइकिल कवर करने में वेव ने जो लेंथ ट्रेवल करी है उस लेंथ को बोला जाता है वेवलेंथ। उस लेंथ को क्या बोला जाएगा, वेवलेंथ। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल यहाँ पर है, वो वाइब्रेट कर रहा है और वेव की डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग है, तो यानी लेंथ के अलॉन्ग उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो लेंथ कहलाती है वेवलेंथ, और इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। उसके बाद आपको मैंने समझाया, ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट, नीचे वाला पार्ट ट्रफ कहलाता है। तो इसी तरह 2 कॉन्जिक्यूटिव या 2 सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस भी वेवलेंथ कहलाती है। 2
सक्सेसिव या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी क्या कहलाती है? वेवलेंथ। यहाँ मैंने समझा दिया है, दो क्रिस्ट के बीच की डिस्टेंस लैम्डा, दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा, एक क्रिस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। सिमिलर ये बात थी ट्रांसफर्स की, लेकिन अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का डायग्राम मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, लेकिन फिर भी आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल का वाइब्रेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है। अब जब भी कोई पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेट होता है तो वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करता है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन के केस में पार्टिकल जब ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तो वो केस कंप्रेशन, पार्टिकल्स का दूर जाना रेयरफेक्शन। तो इसी तरह कंप्रेशन, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस लैम्डा, दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन की बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा। तो सिमिलर एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस कहलाती है लैम्डा बाई 2। इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई एक न्यूमेरिकल देता हूँ, इस न्यूमेरिकल ईजी बनता है, वैसे तो ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी वेवलेंथ की। आपसे हो सकता है कि अभी किसी क्वेश्चन में पूछ ले कि एक क्रिस्ट और एक ट्रफ, यानी बात किस वेव की हो रही है? ट्रांसवर्स वेव की, क्योंकि क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म किस में प्रोड्यूस होती है? ट्रांसवर्स वेव में। क्रिस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस हो सकता है, आपको दे दिया 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, यानी एक क्रिस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.8। तो आपको से वो पूछेगा वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछेगा वेवलेंथ कितना होगा, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक क्रिस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होती है, और इस लैम्डा बाई 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.8। इसका मतलब लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 0.8, क्योंकि सिंपल सी चीजें देखिए, वेव है ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स वेव्स का प्रोपोगेशन क्रिस्ट और ट्रफ की फॉर्म में होता है, और एक क्रिस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है, और उसकी डेरिव आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है। तो एक क्रिस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 0.8। ठीक है, तो लैम्डा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.8। लेकिन आपसे क्या पूछा है? वेवलेंथ। तो लैम्डा इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 0.8, इट मीन्स आंसर इज 1.6 मीटर। इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो वेवलेंथ है उसको कितनी है? 1.6 मीटर। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर डिस्कशन दो टर्मिनोलॉजी का हम कर चुके हैं, फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड एंड सेकंड इज वेवलेंथ। दोनों की यूनिट हम सेम ही है। देखिए इसकी यूनिट भी हमने मीटर पढ़ी है और इसकी यूनिट भी हमने क्या पढ़ी है? मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट इज टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी आप जैसे स्कूल जाते हैं या आप किसी कोचिंग में जाते हैं, तो एक उस कोचिंग का या स्कूल का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल सुबह 8 बजे खुल रहा है, तो 8 बजे से अगले दिन वो स्कूल वापस 8 बजे ओपन होगा, तो 8 बजे से 8 बजे तक ये क्या है? एक टाइम पीरियड है, मतलब 24 आवर्स में वो स्कूल वापस क्या होता है? ओपन होता है। ठीक है, तो इसी तरह कंप्लीट साइकिल कवर करने में, किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल को एक कंप्लीट साइकिल कवर करने में कितना टाइम लगा, उस टाइम को कहा जाता है टाइम पीरियड। उस टाइम को क्या कहा जाएगा? टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे कोई भी प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वापस क्या करता है? अपने उस पाथ को रिपीट करता है। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल कवर करने में, दोबारा कंप्लीट साइकिल कवर करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम उसको क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड। उस ड्यूरेशन को क्या कहा जाएगा? टाइम पीरियड। तो लेकिन बात यहाँ पे वेव की टर्म में करना है, हमें वेव टाइम पीरियड को हमें समझाना है वेव की टर्म में। तो वेव की टर्म में टाइम पीरियड को समझाने के लिए हम ये समझा सकते हैं कि कोई भी जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में जितना टाइम लगाता है, उस टाइम को कहा जाता है टाइम पीरियड। उस टाइम इंटरवल को क्या कहा जाएगा? टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए ये किसी पार्टिकल की मीन पोजीशन है, अब इस मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेशन कैसे होता है देखिएगा। पार्टिकल पहले मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, फिर वो वापस मीन पोजीशन पर आएगा, फिर वो वापस मैक्सिमम जाएगा, फिर वो वापस मीन पोजीशन पे आएगा। तो इस टाइम उसका एक कंप्लीट वाइब्रेशन कवर हुआ। देखो पार्टिकल का ऐसे जाना, ऐसे आना, ऐसे जाना, ऐसे आना, तो ये एक कंप्लीट साइकिल क्या करी उसने? कवर करी। तो इस कंप्लीट साइकिल को कवर करने में पार्टिकल को जो टाइम लगता है, उस टाइम इंटरवल को कहा जाता है टाइम पीरियड। उस टाइम इंटरवल को क्या कहा जाएगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो हम सिंबल है वो है कैपिटल टी। कैपिटल टी से हम इस टाइम पीरियड को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अब टाइम पीरियड है, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड की यूनिट भी क्या हुई? सेकंड। ठीक है, तो ये तो छोटी सी चीज है टाइम पीरियड,
कंप्लीट वाइब्रेशन किसी भी पार्टिकल का, और जो टाइम इंटरवल उसको लगता है कंप्लीट वाइब्रेशन करने में, उस टाइम इंटरवल को कहा जाता है टाइम पीरियड। उसको कैसे डिनोट करेंगे हम? टी से। इसको डिनोट करेंगे हम टी से। टाइम पीरियड का मतलब, जैसे मान लीजिए वेव फॉर्म की फॉर्म में अगर मैं आपको समझाऊं, तो जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे गया होगा, फिर वो पार्टिकल मीन पर आया होगा, फिर वो वापस मीन पर आया होगा, तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन कवर किया है इस पार्टिकल ने, एक कंप्लीट वाइब्रेशन कवर किया है। तो पार्टिकल का यहाँ से जाके मीन पे आना, मीन से जाके मैक्सिमम जाना और वापस मीन पे आना, तो यहाँ पर एक कंप्लीट वाइब्रेशन कवर हुआ है। और इस वाइब्रेशन के लिए जो उसे टाइम इंटरवल लगा, उस टाइम इंटरवल को क्या कहा गया? टाइम पीरियड। उस टाइम इंटरवल को क्या कहा गया? टाइम पीरियड। ठीक है, तो कंप्लीट वाइब्रेशन कवर करने में जो टाइम इंटरवल लगता है उसे कहा जाता है टाइम पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, फ्रीक्वेंसी को समझना है तो अभी हम इस टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को रिलेट करेंगे। पहले हम फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई भी पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है तो उसका वाइब्रेशन हो सकता है या तो तेज हो, या हो सकता है उसका वाइब्रेशन धीरे धीरे हो। क्या इन दोनों केस में डिफरेंस है क्या? देखिए बताइए। पहले केस के अंदर वाइब्रेशन कुछ ऐसे ऐसे जल्दी 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 हो रहा है, दूसरे केस में वाइब्रेशन धीरे धीरे हो रहा है। तो क्या दोनों में डिफरेंस है? बिल्कुल है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले वाले केस के अंदर वाइब्रेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था और दूसरे वाले केस के अंदर वाइब्रेशन थोड़ा धीरे हो रहा था। ठीक है, तो यानी पहले वाले केस के अंदर पर सेकंड वाइब्रेशन, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड बहुत ज्यादा थे। एक सेकंड में बहुत जल्दी 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 क्या कर रहे थे? वाइब्रेट कर रहे थे। यानी उस केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में जितना ज्यादा वाइब्रेशन उतनी ही ज्यादा वेव की फ्रीक्वेंसी। उसी तरह अगर वाइब्रेशन धीरे धीरे हो रहे हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। वाइब्रेशन अगर धीरे धीरे हो रहे हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। ठीक है, तो यानी यहां पर मैं इस वेव फॉर्म की टर्म में आपको वापस समझाता हूं। देखो इस चीज को, सपोज करो मेरे पास दो वेव्स है। एक वेव्स तो कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही है और एक वेव्स में इस तरह से कुछ वाइब्रेशन हो रहा है। तो दोनों केस में डिफरेंस है। दोनों केस में क्या है? डिफरेंस है। ऊपर वाली वेव के अंदर पर सेकंड वाइब्रेशन बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, नीचे वाली वेव के अंदर पर सेकंड वाइब्रेशन बहुत तेज हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड यहाँ कवर हो रहा है, तो 1 सेकंड में वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं, इधर 1 सेकंड में वाइब्रेशन क्या है? कम है। तो इस वाले केस के अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है, सॉरी, इस वाले केस के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है और इस वाले केस के अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इस वाले केस के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है और इस वाले केस के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि पर सेकंड वाइब्रेशन बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, इसमें पर सेकंड वाइब्रेशन बहुत तेज हो रहे हैं। तो यहां पर हम बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। अब जो फ्रीक्वेंसी होता है इसकी भी यूनिट होगी, क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? पर सेकंड। और टाइम पीरियड की यूनिट क्या आती है? सेकंड। इसकी यूनिट क्या है? पर सेकंड। इसकी यूनिट हम हर्ट्स भी बताते हैं, हर्ट्स, HERTZ, हर्ट्स। हर्ट्स ये क्या है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। और पर सेकंड भी क्या है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। पर सेकंड भी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। लास्ट में मैंने फ्रीक्वेंसी आपको बताया है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैंने दो वेव फॉर्म बनाई है। इन दोनों वेव फॉर्म के अंदर डिफरेंस है। पहले वाली वेव फॉर्म के अंदर पर सेकंड वाइब्रेशन बहुत कम हो रहे थे, दूसरे वाले केस के अंदर पर सेकंड वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस कारण इस वाली केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी कम है। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट है पर सेकंड और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्स। पर सेकंड और हर्ट्स दोनों ही किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। पर सेकंड और हर्ट्स दोनों ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। ठीक है, इसके बाद ये तो होगी वेव टर्मिनोलॉजी। इस वेव टर्मिनोलॉजी को हमने इसलिए समझाया क्योंकि जब हम इसके पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी सारी वेव टर्मिनोलॉजी समझना। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड को मैंने डिनोट करा था कैपिटल टी से। टाइम पीरियड को किसे डिनोट कर रहा हूँ मैं? कैपिटल टी से। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कर रहे हैं एफ से, स्मॉल एफ से। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एफ से। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन होता है T इक्वल्स टू 1/f। T इक्वल्स टू 1/f। T इक्वल्स टू 1/f है। देखो कैसे,
अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकंड। टाइम पीरियड की यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको, ये टाइम पीरियड इसकी यूनिट क्या थी, सेकंड। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट मैंने आपको क्या बताई है, पर सेकंड। पर सेकंड को मैं 1/सेकंड भी बोल सकता हूँ, दोनों चीज़ है पर सेकंड, या फिर ये भी, इसको भी हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि देखिए टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम पीरियड इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना होगा 1। टाइम पीरियड इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना होगा 1, और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना हो गया 1/टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ, जब टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना हो गया, इसकी वैल्यू 1। और अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी को समझाना है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना हो गया 1/टाइम पीरियड। तो मैं यूनिट बना सकता हूँ 1/टाइम पीरियड की यूनिट कितनी होती है, सेकंड। यानी 1/सेकंड किसकी यूनिट हुई, फ्रीक्वेंसी की, वही तो लिखा था मैंने। फ्रीक्वेंसी की यूनिट कितनी हुई 1/सेकंड, 1/सेकंड। ये सर ये जो आप बता रहे हो कि भाई टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी है, ये आया कैसे। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी n वाइब्रेशन 1 सेकंड में हो रहे हैं, अगर n वाइब्रेशन 1 सेकंड में हो रहे हैं, ठीक है, यानी n वाइब्रेशन हो रहे हैं, n वाइब्रेशन अगर 1 सेकंड में हो रहे हैं, तो एक वाइब्रेशन कितने सेकंड में होगा, तो एक वाइब्रेशन होगा 1/n सेकंड के अंदर। सिंपल मैथमेटिक्स टर्म में समझो, अगर 1 सेकंड में n वाइब्रेशन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहे हैं, 1 सेकंड में n वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो एक वाइब्रेशन कितने सेकंड में होगा 1/n सेकंड में, 1/n सेकंड में। यानी वाइब्रेशन क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, n वाइब्रेशन, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है n, फ्रीक्वेंसी कितनी है n, और 1 वाइब्रेशन कितने सेकंड में हो रहे हैं 1/n सेकंड में। 1 वाइब्रेशन कितने सेकंड में हो रहे हैं 1/n सेकंड में। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/n, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/n, और n क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, n वाइब्रेशन है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है n, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू कितना हो गया 1/n। टाइम पीरियड, क्योंकि सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम पीरियड की, तो इसको मैं टाइम पीरियड t के बराबर लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया t इक्वल्स टू 1/n, यानी t इक्वल्स टू 1/n क्या बताता है कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। यही तो हमें निकालना था। बस मैंने यहाँ पर इसको f से डिनोट किया है, यहाँ से मैंने फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट किया है। अगर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि f वाइब्रेशन अगर 1 सेकंड में हो रहे हैं, तो एक वाइब्रेशन 1/f सेकंड में हो रहा होगा, एक वाइब्रेशन 1/f सेकंड में हो रहा होगा। और सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम पीरियड की, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है, टाइम पीरियड के बराबर है। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f, इसी को ही हम लेके चल रहे हैं कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f। यहां तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिए, छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन है, सपोज करो 240 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 240 हर्ट्स, तो टाइम पीरियड कितना होगा 240 हर्ट्स, सॉरी ज़्यादा हो गया। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.5 हर्ट्स, अगर फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.5 हर्ट्स, तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है t इक्वल्स टू 1/f, t इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू कितनी पुट करोगे 0.5, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 0.5, तो पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ा दोगे, 5 की टेबल में 10 गया 2 टाइम, यानी आंसर इज 2 सेकेंड, आंसर इज 2 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड 0.5 हो रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना होगा उसका 2 सेकेंड। कैसे आया फॉर्मूले में, t इक्वल्स टू 1/f, t इक्वल्स टू 1/f। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन, किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है 60 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 वाइब्रेशन पर मिनट। ये 60 वाइब्रेशन पर मिनट का मतलब क्या है, देखिए 60 वाइब्रेशन पर मिनट यानी 1 मिनट में 60 बार वो वाइब्रेट हो रहा है, 1 मिनट में 60 बार वो वाइब्रेट हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी बार होगा। तो आप कह सकते हो, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, मगर यहाँ तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर मिनट दे रखा है, यानी 60 वाइब्रेशन पर मिनट दे रखा है। इस मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, सेकंड में। तो आप कह सकते हो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 60 वाइब्रेशन अपॉन 60 सेकेंड। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 1, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हुई
1, क्योंकि 60 वाइब्रेशन अगर 60 सेकेंड में हो रहे हैं तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी कितनी है 1 हर्ट्ज बोलूँ या पर सेकेंड बोलूँ, इसको लिख सकते हो आप, फ्रिक्वेंसी कितनी है आपकी 1 पर सेकेंड, ये फ्रिक्वेंसी होगी। लेकिन आपको क्या निकालना है टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी गिवन है तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू कितना हो गया 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड कितना हो गया 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 1 तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी कितनी हुई 1 सेकेंड, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हुई 1 सेकेंड। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। आज जो हमने डिस्कस किया है वो है वेव टर्मिनोलॉजी। वेव टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले मैंने आपको आज यहाँ पढ़ाया था एम्पलीट्यूड के बारे में, देन उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था वेव लेंथ के बारे में, देन उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था टाइम पीरियड के बारे में, और फोर्थ जो कंटेंट हमने यहाँ डिस्कस किया था वो है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये 4 टर्मिनोलॉजी के बारे में आज हमने यहाँ डिस्कस किया है। उन चारों टर्मिनोलॉजी के अंदर उन 2 टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी है कि रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। तो फॉर्मूला हमारे पास आया T = 1/f, क्योंकि ये रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का। तो फ्रिक्वेंसी को जब मैं टाइम पीरियड के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर आएगा, वैल्यू 1 के बराबर आ गई। लेकिन अगर टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी है तो फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन सेकंड, 1 अपॉन सेकंड, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पर सेकंड। हम क्या लिख सकते हैं इसको पर सेकंड। आया कैसे, तो जैसे मैंने आपको समझाया किसी पार्टिकल के अगर f वाइब्रेशन 1 सेकंड में हो रहे हैं, कोई पार्टिकल f टाइम वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकंड में, तो एक बार वाइब्रेट वो कितने सेकंड में करेगा 1 अपॉन f सेकंड में, कितने सेकंड में 1 अपॉन f सेकंड में। अब जो सेकंड है वो टाइम की यूनिट है, मतलब ये जो क्वांटिटी है वो टाइम पीरियड के बराबर होगी, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन f, टाइम पीरियड इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन f। ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से आया है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे तो आपको 2 एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी है। पहले एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपसे ये कहा है कि जो फ्रिक्वेंसी है वो 0.5 हर्ट्ज है, फ्रिक्वेंसी कितनी है 0.5 हर्ट्ज। 0.5 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ये बताती है कि पार्टिकल का पर सेकंड वाइब्रेशन कितना हो रहा है, तो इतना वाइब्रेशन हो रहा है 0.5, यानी टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी, जैसा कि हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा था। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.5, 1 अपॉन 0.5, तो इस वैल्यू, तो यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद टाइम पीरियड कितना आया मेरे पास 2 सेकेंड, कितना आया 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर आ गया टाइम पीरियड हमारा 2 सेकेंड। सेकंड एग्जांपल के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। सेकंड एग्जांपल में मैंने आपसे ये पूछा कि फ्रीक्वेंसी किसी पार्टिकल का वाइब्रेशन 60 वाइब्रेशन पर मिनट हो रहा है, 60 वाइब्रेशन पर मिनट हो रहा है, मतलब 1 मिनट में वो 60 बार वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी को हम मिनट में डिफाइन नहीं करेंगे, किस में डिफाइन करेंगे सेकंड में। अगर फ्रीक्वेंसी किसी पार्टिकल की 60 वाइब्रेशन पर मिनट है तो इस वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन तो 60 है लेकिन वो पर सेकंड तो नहीं है, तो उसको मिनट को किस में कंसीडर करेंगे हम सेकंड के अंदर। तो यानी मैंने 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया, तो यानी फ्रीक्वेंसी होगी 60 वाइब्रेशन पर 60 सेकंड। इसका मतलब अगर 60 वाइब्रेशन 60 सेकंड में हो रहे हैं तो एक वाइब्रेशन 1 सेकंड में होगा, एक वाइब्रेशन 1 सेकंड में होगा। तो एक वाइब्रेशन 1 सेकंड में आना वो बताता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1, लेकिन हमारा सॉल्यूशन अभी नहीं आया है क्योंकि हमें निकालना था टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने यहाँ 1 रख दी, तो 1 अपॉन 1 क्या कहलाएगा 1, तो आंसर इज 1 सेकेंड। सो आंसर इज 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, गुड बाय।